तो कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर एक बटन दबाते ही स्क्रीन पर वो जादू कैसे हो जाता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम डेटा के एक छोटे से हिस्से के साथ साथ चलेंगे, उसके इनपुट से लेकर आउटपुट तक के सफर पर, और ये देखेंगे कि ये कंप्यूटर असल में सोचता कैसे है। तो ये है हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है, फिर देखेंगे इनपुट की प्रक्रिया, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कैसे दिए जाते हैं। इसके बाद हम कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू के अंदर झांकेंगे, फिर देखेंगे कि नतीजा या आउटपुट कैसे मिलता है, और आखिर में जानेंगे कि कंप्यूटर कितने अलग अलग तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। कंप्यूटर क्या है? देखिए, इसका जवाब बड़ा सीधा है। हाथ में जो स्मार्टफोन है या कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटिंग करता है, टेक्निकली वो एक कंप्यूटर ही है। पर ये कंप्यूटिंग है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए कि ये 4 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। सबसे पहले जानकारी दी जाती है, यानी इनपुट। फिर डिवाइस उस पर काम करता है, वो हुआ प्रोसेस। इसके बाद एक नतीजा मिलता है, यानी आउटपुट। और आखिर में उसे बाद के लिए सेव किया जा सकता है, यानी स्टोरेज। इसी को हम आईपीओएस साइकिल कहते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोर। और ये जो फ्लो है ना, ये हमेशा इसी क्रम में होता है। एक जूसर का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने फल डाले, ये हुआ इनपुट। मशीन ने उसे निचोड़ा, ये है प्रोसेस। हमें जूस मिला, ये है आउटपुट। और अगर उस जूस को फ्रिज में रख दिया तो वो हो गया स्टोरेज। कंप्यूटर के लिए ये क्रम एकदम फंडामेंटल है। तो चलिए इस साइकिल के पहले कदम को जरा करीब से देखते हैं। इनपुट। आखिर हम अपनी बात या अपने निर्देश इस मशीन तक पहुंचाते कैसे हैं? इसका जवाब है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो, माउस हो या माइक, ये सब एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। ये हमारे इंसानी भाषा के निर्देशों को बाइनरी कोड में बदलते हैं, मतलब 0 और 1 की भाषा में, जो कि कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू की इकलौती भाषा है। और ये ट्रांसलेटर कई शक्लों में आते हैं। कीबोर्ड और माउस तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन सोचिए एक स्कैनर जो किसी कागज को डिजिटल बनाता है, या एक बायोमेट्रिक सेंसर जो फिंगरप्रिंट पढ़ता है, ये सब भी वही जरूरी काम कर रहे हैं, हमारी दुनिया से डेटा उठाकर डिजिटल दुनिया में डालना। ओके, तो डेटा कंप्यूटर के अंदर आ गया है। अब शुरू होता है असली खेल। डेटा को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है सिस्टम के दिल और दिमाग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। और इसे कंप्यूटर का दिमाग कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि सीपीयू ही वो जगह है जहां सारे फैसले होते हैं, सारे कैलकुलेशंस होते हैं, और दिए गए इनपुट को एक काम के आउटपुट में बदला जाता है। तो सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है कि ये दिमाग असल में सोचता कैसे है, मतलब इसके अंदर होता क्या है? देखिए, इस दिमाग के अंदर ना 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है कंट्रोल यूनिट, जो ट्रैफिक पुलिस की तरह डेटा के आने जाने पर नजर रखता है। दूसरा है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या एएलयू, जो असल में एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर है। और तीसरा है मेमोरी यूनिट, जो एक डेस्क की तरह है जहां काम का डेटा रखा जाता है। और इन तीनों का तालमेल कमाल का है। डेटा मेमोरी से आता है, कंट्रोल यूनिट उसे एएलयू के पास कैलकुलेशन के लिए भेजता है, और एएलयू से मिला नतीजा वापस मेमोरी में रख दिया जाता है ताकि उसे आउटपुट के लिए भेजा जा सके। और पता है, ये सब 1 सेकंड में अरबों बार होता है। और मेमोरी यूनिट में भी 2 खास तरह की मेमोरी होती हैं, रैम और रोम। रैम को समझिए एक व्हाइट बोर्ड की तरह, जिस पर काम तो होता है, पर जैसे ही पावर गई बोर्ड साफ। वहीं दूसरी तरफ है रोम, जो एक छपी हुई किताब जैसी है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के जरूरी निर्देश होते हैं जो कभी नहीं मिटते। ऑलराइट, तो इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग भी हो गई, अब सीपीयू के पास एक जवाब तैयार है। तो अब आता है आईपीओ साइकिल का तीसरा पड़ाव, आउटपुट, मतलब उस जवाब को हम तक पहुंचाना। और ये काम है आउटपुट डिवाइसेस का। इनका काम है सीपीयू के डिजिटल जवाब को लेकर उसे हम इंसानों के समझने लायक बनाना, मतलब कुछ ऐसा जिसे हम देख सकें, सुन सकें या महसूस कर सकें। इसके एग्जाम्पल्स तो हमारे चारों तरफ हैं। हमारी स्क्रीन विजुअल आउटपुट है, प्रिंटर से निकला कागज फिजिकल आउटपुट है, और स्पीकर से आती आवाज ऑडियो आउटपुट है। तो अब जब ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया है, तो एक बात और जानना जरूरी है। कंप्यूटर का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाले सुपर कंप्यूटर से लेकर एक आम कैलकुलेटर तक सब एक जैसे नहीं होते हैं। इन्हें इनके काम और साइज के हिसाब से बांटा जाता है।
मोटे तौर पर इन्हें दो तरीकों से बांटा जाता है। पहला, उनके काम करने के तरीके के आधार पर कि वो किस तरह का डेटा प्रोसेस करते हैं, और दूसरा, उनके आकार और ताकत के आधार पर। काम के हिसाब से देखें तो तीन तरह के होते हैं। एनालॉग, जैसे वो पारे वाला पुराना थर्मोमीटर जो लगातार बदलते तापमान को मापता है। फिर है डिजिटल, जैसे हमारा लैपटॉप जो सिर्फ 0 और 1 पर चलता है। और तीसरे होते हैं हाइब्रिड, जो दोनों का मिक्सचर है, जैसे हॉस्पिटल की ईसीजी मशीन। और अगर साइज की बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कमरे जितने बड़े सुपर कंप्यूटर जो ब्रह्मांड के राज सुलझाते हैं, और दूसरी तरफ है हमारे डेस्क पर रखे माइक्रो कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो आज की सारी बातचीत का सार क्या है? वो ये है कि चाहे कंप्यूटर 2+2 जोड़ रहा हो या ब्रह्मांड का कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बना रहा हो, उसका बुनियादी सफर वही रहता है। हर कंप्यूटर, चाहे छोटा हो या बड़ा, डेटा की उसी यात्रा को पूरा करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का ये चक्र देखा है जो दशकों से कंप्यूटिंग का आधार रहा है। पर सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी इस साइकिल में कोई नया स्टेप जोड़ेंगी? भविष्य के कंप्यूटरों का सफर कैसा हो? नमस्कार। आज हम कंप्यूटर की एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर निकलने वाले हैं। सोचिए, गियर से चलने वाली मशीनों से लेकर आज के गीगाबाइट्स तक ये सफर आखिर कैसा रहा होगा। है ना ये कमाल का सवाल? कैसे एक मशीन जो एक पूरे कमरे में आती थी आज हमारी जेब में फिट हो जाती है? चलिए इस पूरी कहानी को ना एकदम शुरुआत से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है इंसान की एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत से, और वो थी गिनने की ज़रूरत। और बस इसी ज़रूरत ने जन्म दिया पहले कैलकुलेटिंग टूल्स को। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अबैकस। ये प्राचीन बेबीलोन की देन है और इसे दुनिया का पहला काउंटिंग डिवाइस भी माना जाता है। था तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा टूल, लेकिन सोचिए, ये उस क्रांतिकारी आइडिया का प्रतीक था कि नंबर्स को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया जा सकता है। अच्छा, अब एक सिंपल से टूल से आगे बढ़कर एक असली मशीन की तरफ चलते हैं। साल था 1642 जब ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन का आविष्कार किया। ये पहली मैकेनिकल, मतलब यांत्रिक कैलकुलेटिंग मशीन थी। हाँ, इसकी एक लिमिटेशन थी, ये सिर्फ जोड़ और घटा सकती थी। इसीलिए पता है, इसे एडिंग मशीन भी कहते थे। तो चलिए अब एक नए युग में कदम रखते हैं। ये था मैकेनिकल मशीनों का दौर। एक ऐसा समय जब कुछ दूरदर्शी लोगों ने गियर और भाप की ताकत से चलने वाली ऑटोमेटिक मशीनों के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। और इस युग के सबसे बड़े हीरो कौन थे? चार्ल्स बैबेज, जिन्हें हम आज फादर ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। उनका पहला आविष्कार था डिफरेंस इंजन। सोचिए, एक बहुत बड़ी भाप से चलने वाली मशीन जो अपने आप ही मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन कर लेती थी। लेकिन बैबेज का विजन यहीं खत्म नहीं हुआ। उनका जो अगला आइडिया था, एनालिटिकल इंजन, वो तो मानो एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। हालांकि ये मशीन उनके जीते जी कभी पूरी तरह बन नहीं पाई, लेकिन इसने आने वाले सभी कंप्यूटर्स की नींव रख दी। वही 4 बेसिक चीजें: इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एडा लवलेस की, जिन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। वो पहली इंसान थी जिन्होंने ये समझा कि बैबेज की मशीन सिर्फ हिसाब किताब से कहीं बढ़कर है। असल में उन्होंने ही इसके लिए पहला एल्गोरिथम लिखा, मतलब वो कोड जो मशीन को बताता था कि करना क्या है। तो यहां से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक तरफ थी मैकेनिकल दुनिया, भाप, गियर, लकड़ी, लोहा, और दूसरी तरफ एक नई सुबह हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया। और जैसे ही बिजली आई, इनोवेशन की रफ्तार कई गुना बढ़ गई, और यहीं से जन्म हुआ उन कंप्यूटर्स का जिन्हें हम आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स का पूर्वज कह सकते हैं। और इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक कमाल होने लगे। 1890 में हरमन हॉलेरिथ की सेंसस टैबुलेटर मशीन आई, जिसने पंच कार्ड्स का इस्तेमाल किया। फिर 1944 में आया मार्क 1, पहला फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। इससे भी पहले 1942 में बना एबीसी, यानी दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और फिर 1945 में आया ENIAC। ये पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और इतना बड़ा था कि एक पूरा कमरा भर जाता था। आखिर में 1951 में यूनिवैक आया, जो पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे बाजार में बेचा गया। अच्छा, इस तेज रफ्तार टाइमलाइन में 1 मिनट के लिए रुकते हैं, क्योंकि अब एक ऐसा आइडिया आने वाला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
ये था जॉन वॉन न्यूमन का स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब ये था कि कंप्यूटर के जो निर्देश होते हैं यानी प्रोग्राम, उसे भी डेटा के साथ ही मेमोरी में स्टोर किया जा सकता था। और बस इसी एक आइडिया ने कंप्यूटर को एक सिंगल पर्पस कैलकुलेटर से एक मल्टीपर्पस मशीन बना दिया। मतलब एक ऐसी मशीन जो कुछ भी कर सकती है। असल में आज हमारे फोन और लैपटॉप जो अलग अलग सॉफ्टवेयर चला पाते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हैं। तो चलिए अब कंप्यूटर के साइज से ध्यान हटाकर उसके दिल या कहें कि उसके दिमाग पर फोकस करते हैं। एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ छोटा, तेज और शक्तिशाली बना दिया। और वो चीज थी माइक्रो प्रोसेसर। आप इसे ब्रेन ऑन ए चिप कह सकते हैं। सोचिए, एक पूरे कमरे जितनी ताकत एक छोटी सी चिप में बंद कर दी गई। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। इससे सबसे पहले इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। पहला मॉडल था 1971 का इंटेल 4004। इसका काम क्या है? ये कंप्यूटर का सेंट्रल ब्रेन है, यानी सीपीयू। आज इंटेल, एएमडी जैसे बड़े ब्रांड इससे बनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा असर, इसने पर्सनल कंप्यूटिंग को एक हकीकत बना दी। और हाँ, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं रहा। आईआईटी मद्रास ने देश का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाया जिसका नाम है शक्ति। और अब हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आती है। वो पड़ाव जब माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर को बड़ी बड़ी लैब्स से निकालकर सीधे हमारे डेस्क पर, हमारे घरों में पहुंचा दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 1977 में आया एप्पल II। ये इस पूरी लंबी यात्रा का क्लाइमैक्स था। ये पहला ऐसा पर्सनल कंप्यूटर था जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया और इसने कंप्यूटिंग की ताकत सचमुच आम इंसान के हाथों में थमा दी। तो अब बेकस से शुरू होकर ये सफ़र हमें माइक्रो प्रोसेसर तक ले आया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, इनोवेशन का ये जो सफ़र है, इसने सिर्फ हमारे अतीत को ही नहीं बनाया, ये हमारे आने वाले भविष्य को किस तरह से बदल रहा है, ये सोचने वाली बात है। अभी सोचा है, जब ब्राउज़र में 20 टैब खुले हों, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा हो और साथ में कोई बड़ी फाइल भी डाउनलोड हो रही हो, तो एक कंप्यूटर ये सब एक साथ कैसे संभाल लेता है? आखिर वो ये सब कुछ याद कैसे रखता है? तो चलिए आज कंप्यूटर के इस डिजिटल दिमाग के अंदर झांकते हैं और इसके राज को समझते हैं। तो देखिए, मजे की बात यह है कि ये कोई एक बड़ा सा दिमाग नहीं है, बल्कि ये अलग अलग तरह की मेमोरी की एक बेहतरीन टीम है, जहां हर एक का अपना एक खास और बहुत जरूरी काम है। तो कौन कौन है इस मेमोरी टीम के खिलाड़ी? तो इस पूरे सफर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर ऑन कैसे होता है, वो अपने सारे काम करता कहाँ है, अपनी यादों को लंबे समय के लिए रखता कहाँ है, और हाँ, उसकी वो जो बिजली जैसी तेज रफ्तार है ना, उसके पीछे का राज क्या है। अच्छा, तो कंप्यूटर का सफर शुरू कहाँ से होता है? बस उस एक पल से जब पावर बटन दबता है। लेकिन उस एक सेकंड में पर्दे के पीछे असल में होता क्या है, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। रॉम को समझिए कंप्यूटर का फैक्ट्री सील्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल। मतलब ये वो पक्की किताब है जिसे फैक्ट्री में एक बार लिख दिया गया और बस अब इसे बदला या मिटाया नहीं जा सकता। ये कंप्यूटर की वो सबसे बुनियादी पहचान है जो उसे बताती है कि तुम एक कंप्यूटर हो। और इसी कभी ना बदलने वाले मैनुअल के पन्नों में छिपा है स्टार्टअप प्रोसेस का असली हीरो, बायोस। इसका पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस को आप समझ लीजिए कंप्यूटर की सुबह वाली रूटीन। ये सबसे पहले जागता है और एक टेस्ट करता है जिसे कहते हैं पोस्ट, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये बस ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक ठाक जुड़ा है और काम करने को तैयार है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, सब कुछ। ठीक है, तो कंप्यूटर तो जाग गया है, उसने चेक भी कर लिया कि सब ठीक है। लेकिन जब हम कोई ऐप खोलते हैं या कोई गेम खेलते हैं या कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो वो सब चल कहाँ रहा होता है, वो रहता कहाँ है? तो मिलिए राम से। ये है कंप्यूटर का एक्टिव वर्कबेंच। मतलब जिस भी चीज पर हम उस पल काम कर रहे होते हैं ना, वो सब कुछ यहीं फैला होता है ताकि उस तक फौरन पहुंचा जा सके। ये बहुत ही तेज और आसान होता है। लेकिन हाँ, इस वर्कबेंच का एक बहुत बड़ा नियम है, वो ये कि इसे काम करने के लिए लगातार बिजली चाहिए, और इसी को हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं वॉलेटाइल। और जैसे ही पावर गई, बूम, ये पूरा का पूरा वर्कबेंच एकदम साफ हो जाता है। जो भी कुछ सेव नहीं किया था वो गया हमेशा के लिए। तभी तो कहते हैं अपना काम सेव करते रहो। तो अब फर्क साफ है ना? रैम है हमारा टेम्पररी सुपर फास्ट वर्कस्पेस और रोम है वो परमानेंट, कभी ना बदलने वाली नियम की किताब। तो सवाल ये उठता है कि अगर रैम सब कुछ भूल जाती है तो हमारी सारी फाइलें, फोटो, सॉफ्टवेयर, ये सब हमेशा के लिए कहाँ सेव रहते हैं?
इसके लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में। तो ये है सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर का लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ये नॉन वॉलेटाइल है, मतलब इसे बिजली बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ याद रखती है। समझिए कि ये हमारे डिजिटल जीवन की एक परमानेंट लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी में भी कई तरह की अलमारियां हैं, जैसे पुरानी घूमने वाली हार्ड ड्राइव यानी HDD, या फिर आज की सुपर फास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD। और हाँ, हमारी जेब में रखी USB ड्राइव भी इसी का हिस्सा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यहां तक कि रैम भी कंप्यूटर के असली दिमाग यानी CPU के हिसाब से काफी धीमी है। तो फिर वो हैरान कर देने वाली स्पीड कहां से आती है? असल में CPU के पास अपनी एक बहुत ही खास छोटी सी टीम होती है। यही है उसकी तेज रफ्तार का असली राज। जरा सोचिए, एक CPU जो 1 सेकंड में अरबों कैलकुलेशन करता है, उसके लिए रैम तक जाना भी ऐसा है जैसे किसी दूसरे शहर जाकर कोई फाइल लाना। बहुत टाइम लगता है। इसीलिए वो सबसे जरूरी डेटा को बिल्कुल अपनी बगल में रखता है। तो इस इनर सर्कल में 2 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है कैश मेमोरी। ये रैम से वो डेटा कॉपी करके अपने पास रख लेती है जो बार बार इस्तेमाल हो रहा हो। ये कुछ ऐसा है जैसे वर्कबेंच पर जाने की बजाय सबसे जरूरी औजार अपनी जेब में ही रख लेना। और फिर आते हैं रजिस्टर्स। ये तो CPU के अंदर ही होते हैं। ये सबसे तेज मेमोरी हैं और इनमें ठीक वही डेटा होता है जिस पर CPU उसी पल काम कर रहा होता है। तो ठीक है, टीम के सारे प्लेयर्स से तो मिल लिए, अब देखते हैं कि ये सब मिलके एक परफेक्ट सिस्टम की तरह काम कैसे करते हैं। ये मेमोरी पिरामिड देखिए, सारी कहानी इसी में है। सबसे ऊपर टॉप पर हैं रजिस्टर्स, बेहिसाब तेज लेकिन बहुत छोटे और बहुत ही ज्यादा महंगे। फिर एक लेवल नीचे है कैश, ये भी बहुत तेज और महंगा है पर थोड़ा बड़ा। उसके बाद आती है हमारी रैम यानी मेन मेमोरी। यहाँ स्पीड, साइज और कीमत का एक अच्छा बैलेंस मिलता है। और सबसे नीचे है हमारी विशाल, धीमी और सबसे सस्ती सेकेंडरी स्टोरेज। तो सीधा सा फंडा है, मेमोरी CPU के जितनी करीब और तेज होगी वो उतनी ही छोटी और महंगी होगी। चलिए, जो भी हमने आज समझा है उसे एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर की मेमोरी कोई एक चीज नहीं बल्कि एक टीम है। रोम है स्टार्टअप की पक्की नियम किताब, रैम है काम करने के लिए हमारा टेम्पररी वर्कबेंच, सेकेंडरी स्टोरेज है हमारी परमानेंट लाइब्रेरी और एकदम तेज काम के लिए हैं कैश और रजिस्टर्स जो CPU के पर्सनल असिस्टेंट की तरह हैं। ये पूरा सिस्टम इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है जो स्पीड और स्टोरेज के बीच एक सही संतुलन बनाता है। तो अगली बार जब कभी आपका डिवाइस थोड़ा धीमा लगे, जब बहुत सारे टैब खोलने पर वो अटकने लगे, तो जरा सोचिएगा इसकी मेमोरी टीम के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा लोड पड़ रहा है। क्या वर्कबेंच यानी रैम पर सामान कुछ ज्यादा ही फैल गया है? जब हम हर क्लिक के पीछे इस कमाल के टीम वर्क को समझते हैं ना, तो हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एक नई नजर से देखने लगते हैं। अच्छा, हमारे फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि हमारी कारों के पीछे ना एक अदृश्य शक्ति काम करती है। एक ऐसी चीज जो बेजान से दिखने वाले हार्डवेयर में जान डाल देती है, और इसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। कभी सोचा है कि जब हम स्क्रीन पर किसी आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? मतलब एक छोटा सा इशारा और गाना बजने लगता है, या एक ईमेल चला जाता है। कैसे? यही वो रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है सॉफ्टवेयर। ये कुछ नहीं, बस कोड या इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है। ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताती हैं कि भाई करना क्या है, और हमारे इरादे को एक असल एक्शन में बदल देती हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, एक इंसान मतलब हम और कंप्यूटर के जो फिजिकल पुर्जे होते हैं यानी हार्डवेयर, उनके बीच एक बहुत बड़ा गैप है। हम सीधे सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, और बस यहीं पर सॉफ्टवेयर की परतें मतलब लेयर्स काम आती हैं। इसे ना एक चेन ऑफ कमांड की तरह समझिए। सबसे ऊपर है हम यानी यूजर। यूजर बात करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, जैसे कोई म्यूजिक प्लेयर हो गया। फिर वो एप्लीकेशन बात करता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो आखिर में हार्डवेयर को कमांड भेजता है। तो सवाल ये उठता है कि हमें इन लेयर्स की जरूरत ही क्यों है? जरा सोचिए, अगर हर प्रोग्राम सीधे हार्डवेयर को कंट्रोल करने लग जाए, क्या होगा? भाई पूरी तरह से कियोस मच जाएगा। एक ऐप प्रिंटर इस्तेमाल करना चाहता है तो दूसरा स्पीकर, तीसरा हार्ड ड्राइव से डेटा पढ़ रहा है, सब एक साथ। ये जो लेयर्स है ना, ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करती हैं, सब कुछ मैनेज करती हैं, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखती हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। तो चलिए सबसे नीचे वाली और सबसे जरूरी लेयर से शुरू करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
इसको आप वो कोर इंजन समझ लीजिए जो असल में मशीन को चलाता है। अब इस कोर इंजन के अंदर भी ना 4 मुख्य हिस्से होते हैं: ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर्स और प्रोग्रामिंग टूल्स। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसे हम OS कहते हैं, वो सिस्टम का मेन मैनेजर है। समझ लीजिए कि यही है जो कंप्यूटर के सारे रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, स्टोरेज सबको मैनेज करता है और ये पक्का करता है कि हर चीज़ ठीक से काम करे। इसके कुछ उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। हमारे डेस्कटॉप पे विंडोज़ या लिनक्स और हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड या iOS। ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं जो हमारे डिवाइस को मैनेज करते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रोप्राइटरी, जैसे विंडोज़, जिसका कोड एक ही कंपनी के पास होता है, वो उसे कंट्रोल करती है। और दूसरे होते हैं ओपन सोर्स, जैसे लिनक्स, जिसका कोड सबके लिए खुला होता है, कोई भी उसे देख सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है। अब बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर्स की। इनको आप एक तरह का ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई नया कीबोर्ड या प्रिंटर कंप्यूटर से जोड़ा, तो ये ड्राइवर ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि देखो इस खास हार्डवेयर से बात कैसे करनी है। फिर आती हैं सिस्टम यूटिलिटीज। इनको आप कंप्यूटर की मेंटेनेंस टीम मान लीजिए। ये वो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो डिस्क को फॉर्मेट करने या सिस्टम को शुरू करने जैसे ज़रूरी काम करते हैं, ताकि सब कुछ चकाचक चलता रहे। और आखिर में आते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स। देखिए, हम इंसान तो C++ या पाइथन जैसी भाषाओं में निर्देश लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ये सब समझ नहीं आता। वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। तो ये टूल्स क्या करते हैं? ये हमारे लिखे कोड का अनुवाद करते हैं, उसे मशीन की भाषा में बदलते हैं, ताकि कंप्यूटर हमारे निर्देशों को समझ सके और उन पर काम कर सके। चलिए अब उस लेयर पर आते हैं जिससे हम सब सीधे सीधे इंटरैक्ट करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये उन सभी ऐप्स और प्रोग्राम से बनी है जिनका हम रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी मोटे तौर पर 2 तरह का होता है। पहला जनरल पर्पस वाला, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो बहुत सारे लोगों के कई तरह के काम आता है। और दूसरा होता है कस्टमाइज्ड, जो किसी खास काम के लिए ही बनाया जाता है, जैसे रेलवे की टिकटिंग वेबसाइट या किसी स्कूल का मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, पर उन डिवाइसों का क्या जिनमें सॉफ्टवेयर होता है, जैसे माइक्रोवेव या टीवी? उसे कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ये भी एक तरह का कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ही है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ठीक है, अब हमने सारी लेयर्स को अलग अलग समझ लिया है। चलिए अब देखते हैं कि जब हम एक क्लिक करते हैं तो ये सब एक साथ मिलकर असल में काम कैसे करते हैं। तो ये सब मिलकर काम कैसे करता है? चलिए एक क्लिक की पूरी कहानी देखते हैं। सबसे पहले कोई म्यूजिक ऐप पर प्ले दबाता है। ये हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट भेजता है। अब OS यानी हमारा मैनेजर काम पर लग जाता है। वो डिवाइस ड्राइवर की मदद से हार्ड ड्राइव को गाना ढूंढने का ऑर्डर देता है। हार्ड ड्राइव उस गाने का डेटा ढूंढकर वापस OS को भेजता है और आखिर में OS उस डेटा को स्पीकर्स तक पहुंचा देता है। और बस एक साधारण सा क्लिक खूबसूरत संगीत में बदल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल है। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जा रहा है, वो अगला कौन सा रोज़मर्रा का काम होगा जिसे मशीनें हमारे लिए करना सीख लेंगी?